मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में ठीक है सर। सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, डिटर्मिनेंट्स क्या है? ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट है। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है। आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ लिखो मैट्रिक्स, यहाँ लिखो डिटर्मिनेंट। सर मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज़ जो मैट्रिक्स है सर, वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये क्या है सर? ये सर स्क्वायर अरेंजमेंट है। सर मैट्रिक्स 3x2 की हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? 2x2 और 3x3 की होती है। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक्स को हम जनरली AIJ से डिनोट करते हैं, और सर हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं AIJ n×n। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, ये अरेंजमेंट होता है। और ये क्या होती है सर? इसकी वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है n×n। सर फिर अगला जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो याद करने का है। सर बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए डिटर्मिनेंट की। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली बेसिक प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर का होता है सर। सर डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर का होता है। इसका मतलब क्या है? सर आपने एक कोई भी मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4, फिर इसका एक हमने ए ट्रांसपोज लिया। सर इसका जब लेंगे ना, कितना आएगा? 4 - 6 - 2। इसका भी हम ए ट्रांसपोज लेंगे, 4 - 6 कितना आएगा? -2। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। सेकंड, आप चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है सर। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है। अगर सर आपने एक नल मैट्रिक्स कंसीडर करी, उसका आपने सर डिटर्मिनेंट निकाला, वो ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन आपने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी, 1 1 - 1 - 1, इसका डिटर्मिनेंट बड़े ध्यान से देखें, -1 + 1, ये भी ज़ीरो आ रहा है। हम ये कह सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सर नल है तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। लेकिन आप बोलें किसी का
डिटर्मिनेंट जीरो, तो ये इम्प्लाइज नहीं करता कि मैट्रिक्स नल होगी। मैट्रिक्स नल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दोनों बातें हो सकती हैं, तो ये पक्का नहीं है कि मैट्रिक्स नल होगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखने की है वो है, अगर हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली, उसकी एक रो या एक कॉलम हमने ज़ीरो कर दी, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, उसका जो डिटर्मिनेंट है ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। इफ़ एनी रो और एनी कॉलम इज ज़ीरो, देन इट इज ज़ीरो। आगे बताओ। हाँ, देन इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, देन डिटर्मिनेंट ए इज ज़ीरो, आप ऐसे बोल सकते हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने कोई भी मैट्रिक्स ली, मतलब आप एक अगर डिटर्मिनेंट अब लिखें के है, आप बोलेंगे के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब क्या है सर, आपने एक ए है डाला, वन टू थ्री फोर, आपने सर यहाँ लिखा के टू के थ्री के और फोर के। सर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा? डिटर्मिनेंट के कितना आएगा? के स्क्वायर। तो अगर डिटर्मिनेंट के है, आप देखो यहाँ पर के स्क्वायर आ गया, तो यहाँ क्या होगा? के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए होगा, मतलब ये इसमें से के बाहर आ जाता है कॉमन। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद रखनी है, फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए बी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है। इसका मतलब सर जैसे ए एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर, सर एक बी एक मैट्रिक्स है ज़ीरो वन वन वन, आपने सर ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, ज़ीरो प्लस टू, वन प्लस टू, ज़ीरो प्लस फोर, थ्री प्लस फोर, आंसर क्या आया? टू, थ्री, फोर और सेवन। डिटर्मिनेंट ए बी देखो आप, टू थ्री फोर सेवन, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे कितना आएगा सर? फोर्टीन माइनस ट्वेल्व, टू। अगर आप डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कितना आता है? फोर माइनस सिक्स माइनस टू। सर डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, सर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, सर ये डिटर्मिनेंट टू आ रहा है, तो ये इक्वल आ रहा है सर। सर आगे देखो सर, तो डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है सर? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर है। डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर है। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर?
अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है सर, अगर कोई भी एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगा। और कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। जैसे सर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, आपने A11 को C11 से मल्टीप्लाई कराया, A12 को C12 से मल्टीप्लाई कराया, 1, आपने इसको छुपाया कितना आया 4, 2 इसको छुपाया कितना आया -3, तो 4 - 6 - 2। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से आपने ये रो 1 से लिया है, आप रो 2 से भी चेक कर सकते हैं। मतलब A21 C21 A22 C22, 21 कितना आ जाएगा 10, कितना है ये भी आंसर -2। लेकिन सर अगर आप कॉलम 1 से लेते हैं, A11 को C11 से, A21 को C1, कितना आ जाएगा 4। अगर आप C21 को लेते हैं, कितना आया सर 3 × -2, तब भी आंसर कितना आया -2। तो किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर सेम आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और अगर आप किसी और से कराते हैं, जैसे A11 को आपने करा दिया C21 से, A22 को करा दिया C22 से, तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना आया सर A11, C22 कितना आया सर -4 आया। A11 आया, ये A12 है। A11 को हमने करा C21 कितना आया हमारा, सॉरी C21 आएगा, फिर A12 2 है और C22 कितना है सर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा काम में आएगी हमारे। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सर एडजॉइंट का बेसिक जो मतलब है सर, वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। एडजॉइंट का बेसिक मतलब है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, सर आपको एडजॉइंट निकालना है C11 कितना आया 4, C12 -3, C21 कितना आया -2, C22 कितना आया 4। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं 4 - 3 - 2 और 1, तो सर ये एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो इसका मेथड 1 है, बाय यूजिंग कोफैक्टर। एक इसका मेथड 2 भी है, वो क्या है सर, इसको बोलते हैं सर इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, पहला पार्ट, और दूसरा लिखते हैं हम चेंज
the sign of non diagonal एलिमेंट। मतलब सर आप एडजॉइंट ही निकालें, आप इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट 4 और 1 और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। आप इन दोनों को बदल दें और आप इन दोनों का क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। तो चेंज डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज डायगोनल एलिमेंट और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ऐसे आप फटाफट भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास ए आया, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ए बी सी डी। आप इसका सीधा एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये सीधा क्या हो जाएगा सर, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट होता है इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ऐसे अगर आप 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट देखते हैं, जैसे सर ए हमारे पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। हाँ, तो अब हमें सबसे पहले एक तो एडजॉइंट हो गया बाय यूजिंग कोफैक्टर। मतलब अब आपने सबसे पहले C11 निकाला, आपने इसको छुपाया, कितना आया 1 2 2 1, 1 - 4, आंसर कितना आया -3। C12 आप इसको छुपाएंगे या -1 साइन आएगा, कितना आएगा 2 2 2 1। तो आपका आंसर कितना आया 2 - 4, इट विल बी 2। ऐसे आपने C13 निकाला 2 1 2 2, तो आपको आंसर आया 4 - 2 2। ठीक है ना। फिर आपने निकाला C21 2 2 2 1, कितना आंसर आया 2। फिर आपने निकाला C22 1 2 2 1, आंसर आया -3। फिर आपने निकाला C23 1 2 2 2, कितना आया सर, ये 2 - 4 - 2 2 हो गया। फिर आपने सर C31 निकाला। सर जब C31 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 2 1 2। कैसे आंसर आ जाएगा सर ये, सर C32 1 2 2 2 2 C33, ठीक है 1 2 2 1, कितना आया सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप लिखेंगे एडजॉइंट ए, कितना आएगा सर -3 2 2 2 - 3 2, और उसका क्या करना है सर आपको, ट्रांसपोज। कितना आएगा सर -3 2 2 2 - 3 2 2 - 3। तो एडजॉइंट क्या हो गया सर, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका सर दूसरा मेथड बहुत इजी होता है, ठीक है, शॉर्टकट। मेथड 2, इसको हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं सर? अगर हम थोड़ा भी इसको ध्यान दें, इसको ऐसे लिखेंगे सर, देखो 1 2 2 ब्रैकेट्स हटा देंगे पहले, और फिर यहाँ पर हम इस दो कॉलम को करेंगे रिपीट, और नीचे दो रो को रिपीट करेंगे। पहली रो और पहली कॉलम को छुपा लेंगे। यहाँ क्या आएगा? एडजॉइंट आएगा। कैसे आएगा सर? 1 - 4 -3, दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस करेंगे, 2 2 2 - 3 2 2 हम्म, यहाँ शायद गलत लिख दिया मैंने शायद ना। हम्म, नीचे नहीं आना, यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो -3 2 2 2 - 3 2 2 - 3, बोला आपको पहले दो कॉलम रिपीट करनी है, फिर आपको अल्टीमेटली दो रो रिपीट करनी है, उसके बाद सिंपल करते जाना है। इसमें ऑटोमेटिकली वो फैक्टर एडजस्ट होके आता है, माइ साइन वन का चक्कर नहीं पड़ता, तो ये बहुत जल्दी जल्दी आपसे निकल पाएगा। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं सर। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 1 1 1 - 1। ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप बताइए। मैंने कहा बताता हूँ सर, सुनो। सर इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सर, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल रहे हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर C11। C11 कितना आएगा? -2। C12 निकालेंगे, एक मिनट कर, यहाँ कितना आएगा? 0 1 1 - 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। फिर C13 हम लोग निकालेंगे, 0 1 1 1, आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है। अ, सर फिर C21 कितना आएगा? 2 2 3 1 - 1, कितना आंसर आया? 5। C22 निकालो आप कॉपी में, कितना आएगा? 1 3 - 1, कितना आएगा? -4। -1 -3 -4। सर आपने C23 निकाला, 1 2 1 1, तो ये आया 1 - 2, आंसर विल बी 1। सर C31 आया, ठीक है, C31 2 3 1 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया? सर C32 आया, 1301, आंसर कितना आएगा? सही निकल सही निकल रहा है। C13 1201, आंसर क्या आया? 1। सर फिर हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होगा?
-2 1 -1 5 -4 1 -1 -1 1, इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज, है ना। 5 -4 1 -1 -1 1, और ट्रांसपोज इसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट से, वो भी आपको बता देता हूँ। सर इसको ऐसे लिखना है 1 2 3 0 1 1 1 1 -1, यहाँ क्या लिखना है? 2 1 1। अच्छा सर यहाँ लिखेंगे सर 1 2 3 1 2 0 1 1 0 1। आप पहली रो और पहली कॉलम को काट दें। जैसे आप पहली रो पहली कॉलम को काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सर आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे आएगा? -1 कितना आया? -2। सर फिर आपका आएगा 1, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस कितना आया? -1। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको आएगा 5 -4 -1 -1 -1 1। आपने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। 30 सेकंड में आ जाता है सर इसका आंसर। 30 सेकंड्स की इसकी टाइमिंग है सर। -1 -1 1। तो आप ऐसे भी ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है सर इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इसका मतलब क्या है सर? इसका पहला मतलब सर ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अच्छा सर ये बनाई कैसे आपने? सर A11 A12 A21 A22, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? सर एडजॉइंट से। एडजॉइंट क्या होता है बच्चे? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अगर आप यहाँ पर सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, अगर आप यहाँ पर कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? A11 C11 A12 C12, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे A11 C21 A12 C22। अच्छा सर आगे वाले को कराओ। C11 A22 C12, इसको कराओ A21 C21 A22 C22। अच्छा सर आगे बताओ। सर ये डिटर्मिनेंट ये आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, और ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने ऐसी करा दी आपको कि आपको सिर्फ उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो कहता है एडजॉइंट ए जो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। अच्छा ये कैसे हुआ? अभी हमने थोड़ी देर पहले ए इंटू एडजॉइंट ए करा, डिटर्मिनेंट इंटू आई। आपने क्या किया? दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया सर। दोनों साइड क्या ले लिया? डिटर्मिनेंट। अब हमें प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको आती है? सर डिटर्मिनेंट ए बी किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट बी।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे हो जाएगा सर। और सर यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की पावर एन बाहर आएगा। और ये जो आई दिख रहा है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डिटर्मिनेंट आई कितना होगा सर? डिटर्मिनेंट आई 1 × 1 × 1, आंसर विल बी 1। तो डिटर्मिनेंट आई क्या होगा? 1। तो ये जो एडजॉइंट ए होगा ना, ये आपका बहुत अच्छे से आएगा। इसको इसके नीचे लेके आना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो गया? डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल हो गया। इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद करना है, इस होल की पावर 1 है। अगर आपके पास सर दो एडजॉइंट आ जाते हैं, मान लो आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो कुछ नहीं करना, इसी की पावर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अगर आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आपको इसी की पावर का क्या करना है? क्यूब करना है। और ऐसे ही ये वाला जो एडजॉइंट है, ये आपके पास आ जाता है m टाइम्स, मतलब बहुत बार आ जाता है। तो आपको क्या करना है सर? एडजॉइंट ए की पावर n-1 की पावर m। तो इस ढंग से आप एडजॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो सर, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ए बी होल का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल लॉ। रिवर्सिबल लॉ, जब भी ट्रांसपोज, वेन एवर ट्रांसपोज इज यूज इन एनी ऑपरेशन, वेन एवर ट्रांसपोज इज यूज्ड इन एनी ऑपरेशन, ऑलवेज अप्लाई रिवर्सिबल लॉ। मतलब अगर आप इसके अंदर ऐसे लिखें, एडजॉइंट ई बी, तो इसको डालें एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ई बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है रिवर्सिबल लॉ, उल्टा। जैसे क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ट्रांसपोज यूज होगा, तो हमेशा तेरे को कौन सा लॉ लगाना है? रिवर्सिबल लॉ लगाना है। रिवर्सिबल लॉ लगाना है। उसके बाद चौथी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमें जो याद रखने की है सर, वो क्या है? सर अगर आप एडजॉइंट के लेते हैं, तो के की पावर एन एडजॉइंट ए के बराबर होता है सर वो। मतलब सर ए क्या है आपका? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने लिया के A11 आएगा, ठीक है। A21 आएगा, A31, A32 आपने लिया ऐसे। अब आपने क्या करना है? अगर सर आप इनका किसी का भी कोफैक्टर निकालते हैं ना, ये 3 × 3 का है और आपने इसका कोफैक्टर निकाला, ऑब्वियस सी बात, अब इसको छुपा देंगे तो इसमें के स्क्वायर आना शुरू हो जाएगा। मतलब के क्यूब से के स्क्वायर पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई डिटर्मिनेंट ए n×n का है, तो उसका कोफैक्टर या फिर माइनर, उसका ऑर्डर n-1 होगा।
n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन, इस क्योंकि एडजॉइंट कोफैक्टर की मदद से बन रहा है, क्योंकि एडजॉइंट कोफैक्टर की मदद से बन रहा है, तो इसलिए इसकी क्या बाहर आ गया, n माइनस वन, क्या बाहर आ गया, n माइनस वन। एक और प्रॉपर्टी आपको याद करानी है, उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, सर डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। इसका मतलब बताता हूँ सर, बहुत सिंपल है सर इसका मतलब। आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है ना, डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, मतलब पहले सबसे मुझे ये बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या डालना है मुझे, एडजॉइंट ए डालना है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ मुझे क्या डालना है, एडजॉइंट ए डालना। उसके बाद सर मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। चलो पहले, उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ आपके लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, क्योंकि मुझे इस साइड में चाहिए ही नहीं एडजॉइंट, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई। अब पूरा क्वेश्चन सही सेट है। प्रॉब्लम क्या है, ये एक एडजॉइंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको हटाते ही मेरा आंसर बन जाएगा। आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, ए से मल्टीप्लाई करा दोगे। सर ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा सर, डिटर्मिनेंट इंटू आई। और यहाँ क्या होगा सर, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। सर ए इंटू डिटर्मिनेंट है n माइनस वन इंटू आई। अब इस ए को इसके नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है सर। तो अगर इसको इसके स्टार्टिंग और आई से आई बेशक से हटा दो, आई तो वैसे भी वन ही होता है, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा सर, डिटरमिनेंट की बार n माइनस टू इंटू ए होगा। ये एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, डिटरमिनेंट की n माइनस टू इंटू ए। तो एडजॉइंट की ये चार बहुत पांच बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स सिखाता है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराई, इन्वर्स सिखाता है अगर आपने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कराया, ए बी, और वो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए। वो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं आपको, क्या देते हैं, आइडेंटिटी, देन ए एंड बी आर दी इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, पहला। दूसरी चीज, अगर ए बी इक्वल टू आई है, तो सर दो बातें होंगी, सर ए इक्वल टू बी इनवर्स होगा, या बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा। और तीसरी चीज सर जो याद रखने की है, इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स इज यूज टू रिगेन, यूज टू रिगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए मदद
लेते हैं। इन मैट्रिक्स में इन्वर्स इज यूज टू रिगेन आइडेंटिटी में आई लाने में मदद करता है सर ये। सर अगर हम बोलते हैं ए बी इक्वल टू आई है और हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं, तो ये क्या आता है डिटर्मिनेंट ए, ये क्या आता है डिटर्मिनेंट बी, और ये क्या आता है 1। तो एक बात तो पक्की है कि ये ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी क्या है सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ही होगी। ए एंड बी आर दी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये श्योर है कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी, ये डेड श्योर है। उसके बाद आप बताओ सर, सेकंड अगला पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत इजी है सर। सर 5वें नंबर की बात, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे सर। अब ए इनवर्स का ना पहले इतना नोट डाउन करना है। सर नेक्स्ट जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए समझ में, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्या क्या है सर वो। सर बहुत छोटे लेवल की चीज़ है पर काम की चीज़ है। क्या सर, सर ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना, वो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए है। ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी आपको समझाता हूँ। अब होता है ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट इंटू आई था, अभी आपने प्रूव किया थोड़ी देर पहले। फिर क्या हुआ सर, ये जो एडजॉइंट ए है ना, ये डिटर्मिनेंट ए इसके नीचे आ गया, ये डिटर्मिनेंट ए इसके नीचे आ गया। अगर ये डिटर्मिनेंट ए इसके नीचे आ गया, अब ये एक मैट्रिक्स ए है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, और इसका प्रोडक्ट आ रहा है आई। इसका मतलब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आई आता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसलिए एडजॉइंट ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट इनटू आई। तो यहाँ से हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला बनाया एडजॉइंट ए इनटू आई, और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ने भी जन्म लिया। उस प्रॉपर्टी का नाम है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। सर इस ए इंटू ए इनवर्स आई ने हमें तीन बातें सिखाई। पहली बात क्या सिखाई, बात नंबर ए इंटू ए इनवर्स अगर आई है ना, और आपने सर दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बात नंबर एक। बात नंबर दो, सर ए इंटू ए इनवर्स अगर आई है, हम ए इनवर्स को बोलेंगे ये एक रेसिप्रोकल मैट्रिक्स है। याद रखना ए इनवर्स 1 अपॉन ए नहीं होता, ये गलत है। इसको बोलते हैं ए इनवर्स इस रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई जो क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, अगर हम इसका सर दोनों साइड से ट्रांसपोज ले लें, तो जब हम इसका दोनों साइड से ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिवर्सिबल लॉ फॉलो करता है। आई तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होगा, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, आई हमारे पास है ना, उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं हम लोग। आई है 1 0 0 1, उसका ट्रांसपोज ले क्या फ़र्क पड़ेगा, वही आ जाएगी 1 0 0 1, तो ये तो हमेशा आई आ जाएगा। तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है ना, उसको मैंने लिखा ए दिस, और इसको फिर हमने क्या लिख दिया
ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई अपने, तो बहुत काम की भी है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है। तो सर ये कितनी प्रॉपर्टी होगी? तीन होगी सर। ए इंटू ए इनवर्स आई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मैट्रिक्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा? इक्वल होगा। आपको आया समझ में? हाँ, ये आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सर सेवेंथ प्रॉपर्टी हुआ, नोट डाउन कर। हम्म। यार ए बी का जो इन्वर्स होता है ना, वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अच्छा, इसको प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। अगर कोई बोलेगा ए बी का इनवर्स एडजॉइंट ए बी बाय डिटर्मिनेंट ए बी। अच्छा, एडजॉइंट ए बी क्या होगा? और डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगा? अच्छा सर, ये किसका फॉर्मूला है? बी इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है? ए इनवर्स। तो ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या आ जाएगा सर? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सर के का इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन के ए इनवर्स। अच्छा, के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं सर? ये प्रूफ करके देखते हैं एक बार के लिए। सर इसका प्रूफ ऐसे करते हैं हम लोग। के का इनवर्स है ना, एडजॉइंट के अपॉन के, एडजॉइंट के अपॉन के, ठीक है। यहाँ से के की पावर एन बाहर आ जाएगा, के की पावर एन माइनस वन। यहाँ से के की पावर एन बाहर आएगा, क्योंकि दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाई दिए हैं कि एडजॉइंट के जो होता है वो क्या होता है? के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट, है ना। और के क्या होता है सर? ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वन अपॉन के ए इनवर्स। तो वन अपॉन के ए इनवर्स। आपको आया ये समझ में? ये ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। तो ये वाली चीज़ हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी और कराता हूँ, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सर ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना, वो ए होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ए बी इक्वल टू आई है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं सर? इनवर्स है। मतलब सर ए बी का इनवर्स है और बी का इनवर्स ए है। मतलब ए इक्वल टू बी इनवर्स, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो हमने क्या सोचा, इस बी की वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये कुछ कुछ बातें हैं आपको बहुत अच्छे से आनी
चाहिए। एक छोटी सी चीज़ और सिखा रहे हैं सर। एक हमारे ना इसमें है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सर मैथ्स में दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सर होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। सर होमोजीनियस इक्वेशन होता है ऐसे होता है a1x b1y, मतलब इसका जो सोल्यूशन वाली चीज़ होती है वो हमेशा ज़ीरो ही होती है सर। a3x b3y c3z, और सर ये वाला जो सिस्टम होता है ना नॉन होमोजीनियस, वो ऐसे लिखते हैं a1x b1y c1z, ये d1 है। a2x b2y c2z, ये d2 है। a3x b3y c3z, ये क्या है, d3 है। अब सर अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, पहले हम नॉन होमोजीनियस उठा लेते हैं सर। किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो एक इक्वेशन थी a1x b1y c1z इक्वल टू d1। ये थी सर a2x b2y c2z इक्वल टू d2। और ये थी a3x b3y z इक्वल टू d3। अब आपको सर इस इक्वेशन को कैसे लिखना है सर, मैं बताता हूँ। सर ए मैट्रिक्स क्या होगी सर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। एक मिनट, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई जेड से, और यहाँ आएगा d1 d2 d3। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, और उसको बोलते हैं सॉल्यूशन मैट्रिक्स। और सर आपको थोड़ा अगर आप और दिमाग लगाएं तो ये ए एक्स इक्वल टू बी है। क्या सर, ये ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो ए एक्स इक्वल टू बी है, आपने इस वाली मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, इस वाली मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। तो ये बन गया ए एक्स इक्वल टू बी। अब ना हमें एक्चुअल में एक्स वाई जेड निकालना है, तो यहाँ से ए को अलग करना है। तो ए को अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं। किससे मल्टीप्लाई कराएं, ए इनवर्स से। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो ये हो गया ए इनवर्स बी। अब सर इसी फॉर्मूले को हम एलोबरेट कर देंगे तो सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सर ए इनवर्स को हम लिखते हैं एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट। हमारा फॉर्मूला आया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स को लिखा एडजॉइंट इनटू बी। अब इसके अंदर पूरे क्वेश्चन के अंदर दो पार्टियां होगी। कौन कौन सी दो पार्टी हो गई, एक हो गया एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, ऊपर की पार्टी, और एक होगी नीचे की पार्टी। अब क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो हो, या एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो ना हो। उसी तरह डिटर्मिनेंट ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
या तो डिटर्मिनेंट जीरो हो या डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इसका मतलब दो केस उसके, दो केस के, चार बातें बनेंगी। कितनी बातें बनेंगी? चार बातें। अब ये चार बातें मैं कैसे आपको बताता हूँ, डिटर्मिनेंट से बताता हूँ, आसान पड़ेगी। सर डिटर्मिनेंट ए मान लो जीरो नहीं है, और आपने बोला एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो है। आप खुद सोचो, ऊपर जीरो, नीचे नॉन जीरो, तो आंसर हमेशा आएगा जीरो। तो इसका मतलब इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने बोला एडजॉइंट ए इंटू बी, ज़ीरो नहीं है। बच्चा बोलेगा ऊपर भी ज़ीरो नहीं है, नीचे भी ज़ीरो नहीं है। अगर ऊपर नीचे ज़ीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस पूरे को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आएगा एक ही आंसर आएगा सर इसका, यूनिक सॉल्यूशन। अब एक केस और भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। क्या? सर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया आपका। क्या हो गया? डिटर्मिनेंट जीरो। अच्छा सर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो क्या हो गया? सर जैसे डिटर्मिनेंट जीरो आया ना, तो आपने बोला सर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो होगा, या एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर एडजॉइंट इंटू बी जीरो हो गया तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म बहुत सारे क्वेश्चन चीज़ें आती है, तो उसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। और ये नॉन ज़ीरो है ना, तो आप खुद सोचो, नॉन ज़ीरो बाय ज़ीरो, ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, और इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो ये मैट्रिक्स मेथड के मतलब केसेस हैं जो आपको वैसे ही पता होने चाहिए कि कहाँ कब क्या 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 होता है। तो इसको थोड़ा सा लर्न याद रखना पड़ता है। और ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ किसकी बात बताई? किसकी बात बताई? सर मैंने आपको सिर्फ किसकी बात बताई? नॉन होमोजीनियस की। अब मैं अगर आपको बोलूं सर होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और ए थ्री एक्स प्लस, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? सर एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होगी, ए वन बी वन सी वन, सर एक मैट्रिक्स एक्स होगी, और बी क्या होगा? सर ए एक्स इक्वल टू बी आता है, लेकिन बी तो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। बी तो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसके अंदर आपको करना कैसे है? इसमें दो ही बातें हो सकती हैं सर। ए एक्स इक्वल टू बी की दो ही बातें होंगी सर। कौन कौन सी होंगी बताता हूँ आपको। सर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आएगा ये। तो एक्स को क्या लिखेंगे सर? एडजॉइंट ए,
सर अब होगा क्या, इसमें एडजॉइंट ए इंटू बी हमेशा ही ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी ज़ीरो है। अगर एडजॉइंट इंटू बी ज़ीरो आएगा तो हम इसको एडजॉइंट इंटू बी से पढ़ते हैं। दो बातें होंगी, या तो डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो होगा या डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो आएगा। तो इसका आंसर मेनी सोल्यूशन है, नॉन ट्राइवल। एक मिनट, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। और अगर ये ज़ीरो बाई क्या आया, नॉन ज़ीरो, तो इसका आंसर फिक्स है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ट्राइवल सोल्यूशन। एक ट्राइवल सोल्यूशन हो गया और क्या हो गया, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो ये आपको पूरा डिटर्मिनेंट का सारा कुछ आपको एक साथ बताया मैंने।